एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। आज हम क्लास 12 में यूनिट फर्स्ट विच इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका सेकंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसको आज हम करेंगे। जो उसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं या कह लो सारी ही जो उसकी डेरिवेशंस है वो आज इसमें हम करेंगे, और साथ में जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उन डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड उनको भी आज हम इसमें करेंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है फर्स्ट यूनिट का। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जहां से ये स्टार्ट होता है। इससे पहले इस यूनिट में इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहां से करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए बेटा हम जहां से ये कॉन्सेप्ट लेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक तरह से स्टार्ट होता है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे आगे आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, ज्यादा अभी डिटेल में उसमें नहीं बताऊंगा, इसमें पता चल जाएगा आपको। तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या करते हैं सबसे पहले, सपोज एक हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज गिवन है प्लस क्यू। ठीक है, अब इस प्लस क्यू के चार्ज के आसपास इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके आसपास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हमने ये पीछे पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमेट्री होती है दैट इज स्फेरिकल। तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं एक क्यू नोड चार्ज लेता हूं, सपोज मेरे पास एक क्यू नोड चार्ज है, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कहीं पड़ा हुआ है विच इज ए टेस्ट चार्ज। इस क्यू नोड चार्ज को मैं इस प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आना चाहता हूं। जैसे ही मैं इस क्यू नोड चार्ज को प्लस क्यू के साथ पास लेके आना चाहूंगा, ये प्लस इसके ऊपर जो है वो एक फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्शन। यानी कि मैं इधर मूव करना चाहता हूं पर ये आएगा नहीं, ये इसके ऊपर रिपल्शन रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। तो क्यू नोड को अगर मैं चाहूं, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, लेकिन अगर मैं क्यू नोड को चाहूं कि मैंने इसको पास लेके आना है, इस प्लस क्यू के पास लेके आना है, आप ऐसा कह लो कि इस प्लस क्यू के आसपास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे बी। तो इस क्यू नोड चार्ज को मैं ए से बी पे लेके आना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्योंकि रिपल्शन हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो इसको बाहर जाना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं अंदर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे तो रिपल्शन के अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से एक फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम चार्ज को मूव करते हैं उसके लिए जो वर्क डन होता है, सपोज हमारे पास वर्क डन हो गया यहाँ पे W, और जिस चार्ज को हम लेके आए हैं वो हमारे पास हो गया क्यू नोट। जिस चार्ज को हम लेके आए वो चार्ज हो गया हमारे पास क्यू नोट, वर्क डन हो गया W। तो W बाय क्यू नोट जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो जा रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट हम मूव कर रहे हैं। तो ये जो टर्म हमारे पास बनी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। वर्गडन किया, वर्गडन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला बेटा, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद अब इसमें टर्म साथ की साथ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, सपोज आपके पास एक चार्ज लाई कर रहा है कहीं इन्फिनिटी पे, आप इन्फिनिटी से उस क्यू नोट चार्ज को उठाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आते हैं। तो इन्फिनिटी से जब चार्ज को उठाया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे लेके आए हो, तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस था इसको हम वी बी माइनस वी ए लिख देते हैं। ऐसे इस वजह से क्योंकि बी पॉइंट चार्ज के पास था तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा है, तो वी बी जो है दैट इज ग्रेटर देन वी ए होता है। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज को उठाते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान देना, एक बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था वी बी, और जहां पे इन्फिनिटी से उठाया अगर ए था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ऊपर तो भी ए लिख दिया हमने। लेकिन अगर ये ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ना होकर इन्फिनिटी पे चला गया तो इसके साथ मैं लिख दूंगा वी इन्फिनिटी। वी इन्फिनिटी माइनस वी बी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ही।
यानी कि जो वर्क डन था उसको चार्ज से डिवाइड करके जो क्वांटिटी आती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्फिनिटी पे हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे W अपॉन क्यू नॉट हमारे पास बन जाएगा V विच इज वी बी यू कैन से विच इज अवर अनदर क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में मेन डिफरेंस यही होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन हुआ, वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज जिसको मूव किया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को आप लेके आए वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक इन्फिनिटी पे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दोनों ही क्वांटिटी का जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास वोल्ट होता है, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट दैट इज वोल्ट। ठीक है जी, फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये एक्सप्रेशन निकालेंगे हम इसका, ये एक डेरिवेशन है, दिस इज अवर एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सपोज मैं पॉइंट ले लेता हूँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मेरे पास पॉइंट आ गया इन पी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर चार्ज से हम ले लेते हैं आर। अब हम इन्फिनिटी से उठाते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वहां से हम एक चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, इन्फिनिटी से उठाया, जो चार्ज हम लेके आना चाहते हैं दैट इज क्यू नोट। जब इन्फिनिटी से आ रहे हैं इन बिटवीन एक पॉइंट हमारे पास आया ए, आफ्टर सम टाइम हमारे पास एक पॉइंट आया सपोज बी, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम ए टू बी लेट इट बी दैट इज डी एक्स। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल करके आती है। ओ से लेकर ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया बेटा एक्स, ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह के टॉपिक आप करते हैं तो आपको कूलम्ब लॉ से इसको स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले इसमें कूलम्ब लॉ का फोर्स हमारे पास आना चाहिए। ए पॉइंट पे एक चार्ज है विच इज अवर क्यू नोट चार्ज, ए पॉइंट पे एक चार्ज है हमारे पास क्यू नोट जिसको हम लेके आ रहे हैं ए पॉइंट पे इस टाइम पे, ठीक है, उसको लेके पी पॉइंट पे आना है। ए से बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर लें क्योंकि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, चलो उसको बाद में लेते हैं, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, यहाँ पे फोर्स कूलम्ब लॉ वाला फोर्स आता है आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा के, और दो चार्ज हैं क्यू, क्यू नोट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास स्मॉल वर्क डन है। अब हम यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं सपोज, सॉरी टोटल वर्क डन निकालते हैं, तो डी डब्ल्यू का आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, के क्यू नोट आपके पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करें यहाँ पे, इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास ये है x माइनस टू ऊपर चला जाएगा dx, लिमिट हो जाएगी, आपको इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, आपको p पॉइंट पे लेके आना है और dx की फॉर्म में डिस्टेंस की फॉर्म में लिमिट आएगी, p पॉइंट का डिस्टेंस प्लस क्यू 4 से r था तो लिमिट आपके पास r आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से k क्यू नोट इसका इंटीग्रेशन हुआ x रेज़ पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, हमारे पास लिमिट है बेटा इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और आर पे हमने आना है, ठीक है जी। उसके बाद वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू के क्यू क्यू नोट, अब इसको माइनस नीचे वाला इधर आ गया माइनस वन का, और एक्स रेस्ट पर माइनस वन जो है उसका बन जाएगा आपके पास वन बाई एक्स, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपके पास जो बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा आप इसमें एक ध्यान देना है, हम जब मूव कर रहे हैं यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो जो फोर्स है हमारे पास एक तरह से फोर्स की डायरेक्शन ये है रिपल्शन वाली, ठीक है, एफ डी एक्स जो है उसके अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक एंगल ले सकते हैं कोस 180 करके, ठीक है, कोस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये माइनस आपके पास चला जाएगा और नीचे से माइनस जब ऊपर माइनस के साथ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, के क्यू नोट। अब इसमें आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई तो आपके पास जो वर्क डन था वो हो गया के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर करके,
ठीक है, आर वो उस पॉइंट का डिस्टेंस था जहां पे आप चार्ज को लेके आना चाहते हैं, इंफिनिटी से आपने उठाया है। तो ये वर्क डन आपके पास हो गया, इस तरह से आ गया। चलो इसमें सीधा पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वर्क डन लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो जो पोटेंशियल है हमारे पास, दैट विल बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जो वर्क डन आपने किया और जिस चार्ज को आप लेके आए। ठीक है जी, तो के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर होता है, ये क्यू नोट है, क्यू नोट से आपने क्यू नोट कैंसिल कर दिया, तो V इक्वल्स टू क्या बना आपके पास, के क्यू बाय आर। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हाँ, अगर आप ग्राफ लोड करना चाहते हैं बिटवीन V एंड R ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट R जो है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकाला, और V आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और उन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज में आपने एक्सप्रेशन निकाला, एक प्लस क्यू चार्ज था उसका, उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है दैट इज के क्यू बाय आर, और इसी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने पीछे पढ़ लिया था, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन भी बन जाएगा, यहाँ से वो आगे करेंगे। उसके बाद बेटा अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10 to power minus 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। आपके पास एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, सपोज आपके पास जो पॉइंट चार्ज दिया हुआ है क्यू, क्यू इज अवर पॉइंट चार्ज, क्यू इज अवर पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसकी वैल्यू बेटा आपके पास है 4 into 10 to power minus 7 कूलम। ठीक है, आप उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जितने डिस्टेंस पे बेटा आपको निकालना है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज का, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास V इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है। के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, एसआई के अंदर लेते हैं, ये चार्ज था 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम डिवाइडेड बाय, चलो कूलम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइडेड बाय हमारे पास डिस्टेंस है, इसको सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू ये आपके पास हुआ इस तरह से 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो ये आपके पास बना 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया, सिंपल एक पॉइंट चार्ज का अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बेसिक्स है, इसमें और आगे एक्स्ट्रा क्या आएगा। चलो अभी पहले इसका सेकंड पार्ट, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे आपके पास एक पोटेंशियल है जो आपने ले लिया। ठीक है, आपके पास एक चार्ज है कहीं इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, उसको आप उस पी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बेटा जो फॉर्मूला अभी हमने किया है V इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला W बाय क्यू नोट होता है। ठीक है, अगर हम W निकालना चाहते हैं तो वो क्यू नोट इंटू V हो जाता है। क्यू नोट सपोज वो चार्ज हो गया जो आप लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू नोट की जो वैल्यू है दैट इज दिस वन, ये जो चार्ज आपके पास दिया हुआ है ये क्यू नोट की वैल्यू होगी। ये आपके पास वैल्यू है बेटा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू आपके पास ये 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 4 टू जा 8, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ये आपके पास जूल में आंसर आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल और वर्क डन ये आपस में बड़े ज्यादा रिलेटेड है, और इनके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास टू चार्जेस हैं, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह के होते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, हम ले लेते हैं दोनों चार्जेस को, सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे आप चार्ज एक Q1 ले लो, यहाँ पे आप एक चार्ज Q2 ले लो। Q1 की वैल्यू उसके साथ आप पुट कर सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ठीक है, और Q2 के साथ आप उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, दोनों कूलम में है। दोनों के बीच में बेटा जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो। ठीक है जी, हाँ, तो अब आपको करना क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। दोनों पर्टिकुलर पॉइंट चार्जेस के बीच में या उनके आसपास उस लाइन पे, जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, किस पर्टिकुलर लाइन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, मतलब किस पॉइंट पे, उस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा, वो हमें निकालना है।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। वो पॉइंट बीच में भी लाई कर सकता है, किसी एक अदर ए मतलब Q1 या Q2 चार्ज के आइदर साइड पे भी लाई कर सकता है, Q2 के राइट पे भी आ सकता है, Q1 के लेफ्ट पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। हम बीच में ले लेते हैं सपोज अभी, तो सपोज ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। अब ये बिल्कुल मिड में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है ना। हो सकता है अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो तो आपके पास मिड में कहीं पे लाई कर जाए, ठीक है। लेकिन ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट था तो हमने ये पॉइंट कोई ले लिया सपोज P, इसका डिस्टेंस Q1 से x आ गया, तो Q2 से बेटा इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल 15 था, Q2 से इसका डिस्टेंस आ जाएगा 15 माइनस x, ठीक है। तो अब हमने इसमें करना क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा क्या होता था, जब आप कई सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसके लिए उनकी डायरेक्शन लेनी पड़ती है। दो चार्जेस है, सॉरी दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखते हैं सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे है थीटा 90, 120 या 60, उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे आपको चार्ज देखना है कि वो प्लस में है माइनस में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम उसको प्लस माइनस में नहीं लेते। हाँ वेक्टर में ले सकते हैं अगर हम वेक्टर में सॉल्व कर रहे हैं उसको, लेकिन जब आपके पास पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस में चार्ज आपने प्लस में लेना है, माइनस में चार्ज आपने माइनस में लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दो चार्जेस है, दोनों का पोटेंशियल होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे P पे, तो मैं V1 ले लेता हूँ, फॉर्मूला होता है K Q1 डिवाइडेड बाय X। मैं K को ऐसे ही ले लेता हूँ और Q1 की वैल्यू बेटा हमारे पास होगी, Q1 की वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय बेटा जो डिस्टेंस है वो x यहाँ पे ले लिया सेंटीमीटर में, ठीक है। और अगर हम V2 ले, V2 के लिए हमारे पास आ जाता है K Q2 और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है यहाँ पे दैट इज 50 माइनस x। हाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कर सकते हैं वैसे। Q2 की वैल्यू है -2 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो हो गया दैट इज 15 माइनस x। अब उसके बाद आपको क्या करना बेटा, इसमें देखो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इन दोनों का टोटल पोटेंशियल जो है वो जीरो आना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पे ढूंढना है, दोनों का टोटल पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। तो आपने लिया V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो, टोटल पोटेंशियल जीरो, ठीक है। अब V1 की वैल्यू पुट कर दें और माइनस चार्ज के साथ आपको वैल्यू जाए पुट करनी, माइनस के, सॉरी इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी चार्ज वाली, एक सेकंड चार्ज वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, चार्ज वाली, ठीक है। तो दिस इज के 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय आपके पास x आ जाना है, माइनस दिस इज के 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस x आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। माइनस वाले को आप उधर ले जाओ, 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय x माइनस के 2 इंटू 0 इक्वल आ गया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। के से के कैंसिल कर दो, के से के कैंसिल कर दो, ठीक है। 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर माइनस 8 था बेटा, यहाँ पे माइनस 8 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो बचा है यहाँ पे दैट इज 3 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 को इधर, 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो 45 इक्वल टू 5x आएगा और x आपके पास बेटा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वो डिस्टेंस था जहां पे दोनों का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है। ये दोनों के बीच में लिया है मैंने, आप आइदर साइड पे लेके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं आपके पास क्या आंसर आता है, ठीक है जी। आइदर साइड पे लेके सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला एक्सियल लाइन पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इक्वेटोरियल लाइन पे। अभी हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे और हम कोई एक जनरल पॉइंट ले लेंगे इसके आसपास किसी जगह पे, हम उसके लिए कोई पर्टिकुलर मतलब ये नहीं बताएंगे, ये नहीं लेंगे कि वो एक्सियल पे है इक्वेटोरियल, वो उसको उसमें बाद में ले लेंगे। पहले हम एक जनरल पॉइंट जो है इसमें ले लेते हैं, जनरल पॉइंट
ठीक है। तो आपके पास बेटा यहाँ पे मैं 2 चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इधर बेटा माइनस क्यू चार्ज है, इधर आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है जी। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। तो इसके अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सपोज मैं यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूँ P, यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं इधर, ये पॉइंट आ गया सपोज एक P, जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ये हमारे पास यहाँ बेटा डायपोल का सेंटर होता है, हमें पता है डायपोल की लेंथ 2 होती है, 2a होती है। यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज O, दिस इज P, दोनों के बीच में डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ बेटा R, लिख देते हैं साइड में, लेट OP इक्वल्स R। थोड़ा ध्यान से देखना है आपने, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट है। तो हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है डायपोल मूवमेंट, और ओपी का जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज वो आर पोजीशन वेक्टर है, ओपी और डायपोल मूवमेंट के बीच में सपोज मेरे पास एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये सपोज आपके पास इधर हमारे पास यहाँ पे ये ए पॉइंट है, इधर आपके पास है बी पॉइंट। तो जब आप पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं डायपोल का, डायपोल के अंदर 2 चार्जेस हैं, तो आपको वहां पे ए का भी निकालना पड़ेगा इस तरह से, आपको वहां पे ए का पोटेंशियल भी चाहिए, आपको वहां वहां पे बी का पोटेंशियल भी चाहिए, दोनों का पोटेंशियल चाहिए इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब आप ए का पोटेंशियल लेंगे बेटा, यहाँ पे जब आप ए का पोटेंशियल लेंगे तो वी ए इक्वल्स टू आपके पास होना चाहिए के क्यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है जी, के क्यू डिवाइडेड बाई ए। और ऐसे ही वी बी आपके पास क्या होना चाहिए, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि उसमें माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो आपको दोनों से डिस्टेंस चाहिए, आपको दोनों जगह से डिस्टेंस चाहिए, आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी आपको यहां से लेना पड़ेगा, बी से पी का डिस्टेंस। ये वैसे हमारे पास थोड़ा वो बन गया, चलो कोई नहीं, सीधा ले लेंगे। तो बी से पी का डिस्टेंस भी चाहिए, वो आपने ले लिया। तो यहाँ पे बेटा जो सारा मेन गेम है ना, वो यही है कि आपको एपी और बीपी फाइंड करना है। उसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, हाँ ओ से पी तक मेरे पास आर जरूर है, तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, इस ओ वाले पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दो, इस ओ वाले पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दो इस तरह से, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दो। ये हमारे पास एंगल हो गया 90 डिग्री, ये ऊपर एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एपी के लिए, एपी फाइंड करने के लिए सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको आपने ले लेना है सीपी। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, एपी जो है डायग्राम में देखने ध्यान से हमें लग रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीपी, ठीक है, एपी सीपी के इक्वल है। और एपी अगर सीपी के इक्वल है तो जो सीपी की वैल्यू बन के आएगी वही एपी की हो जाएगी। सीपी जो है वो मिलकर बना हमारे पास डायग्राम में देखिए ओपी प्लस ओसी से। अब हमारे पास ओपी की वैल्यू तो प्रेजेंट है, हमने ओसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक ट्रायंगल है आपके पास फ्रॉम ट्रायंगल एओसी, इस ट्रायंगल में से एओसी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में से आप ओसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये जो डायपोल की लेंथ है मैंने बोला था 2a है, तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस आपके पास A होता है, O से लेकर B तक का डिस्टेंस भी आपके पास A होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल AOC में से मैं एक रिलेशन लेता हूं OC डिवाइडेड बाय OA। इस ट्रायंगल के अंदर OC आपके पास बेस हो जाएगा, OA आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा। ओसी की वैल्यू बेटा आपके पास बनी ओ ए कोस थीटा, इसको ऊपर पुट कर दो इस जगह पर। तो आपके पास जो ए पी था दैट इज इक्वल टू ओपी प्लस ओसी है, ओपी की वैल्यू आपके पास आर है और ओसी की वैल्यू आपके पास ओ ए कोस थीटा, और ओ ए आपके पास स्मॉल ए है, डायग्राम में देख सकते हैं। तो ए पी की वैल्यू बेटा आपके पास बन गई आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है जी। इसको आप चाहे यहां पुट कर सकते हैं। तो के क्यू डिवाइडेड बाय ए पी की वैल्यू आर प्लस ए कोस थीटा एट एनी पॉइंट है। पी पॉइंट ना एक्सियल लाइन पे है ना ही आपके पास इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इसी में ही
आगे सपोज मैं यहाँ पे, चलो पहले यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है जी। अब डायग्राम से देखने पे, यहीं लिख देता हूँ एक बार, डायग्राम से देखने पे क्या है कि आपके पास जो बीपी है बेटा, बीपी दैट इज इक्वल टू, बीपी इज इक्वल टू डीपी। तो जो डीपी की वैल्यू आएगी वही आपके पास बीपी की वैल्यू बन जाएगी, बीपी इक्वल्स टू डीपी। तो इसके लिए क्या करते हैं, डीपी की वैल्यू के लिए आप करेंगे ओपी माइनस ओडी, ठीक है। और यहां पे ट्रायंगल लेंगे डीओबी, एक डीओबी ट्रायंगल में से आपको ओडी ओडी चाहिए, तो ओडी का रिलेशन आप लेंगे ओबी के साथ, ओडी डिवाइडेड बाय ओबी इक्वल्स टू कोस थीटा बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस है सेम। ये आपके पास ओ बी कोस थीटा, ओ बी की वैल्यू आपके पास ए है, तो आपके पास बन गया ए कोस थीटा, ठीक है। बीपी वाली इस फॉर्मूला में आप इसको पुट कर देंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा बीपी इक्वल्स टू ओपी की वैल्यू आर है माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास बन गया आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है जी। तो दो पॉइंट का पोटेंशियल, सॉरी दो पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया पी पे, एक वी ए आ गया, एक आपके पास वी है बी आ गया। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है और बस वही सारा मेन काम है। तो आप यहाँ पे नेट पोटेंशियल लेंगे जब, दैट विल बी वी ए प्लस वी बी, दोनों क्वांटिटीज को आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, ये आपके पास हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो आर प्लस ए कोस थीटा आएगा, साथ में आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। के क्यू आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, के क्यू आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो इसके साथ ही लिख देते हैं के क्यू कॉमन लेने से थोड़ा हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अगर हम के क्यू कॉमन लेते हैं, वी इक्वल्स के क्यू कॉमन ले लिया, तो ऊपर आपके पास इधर आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा, आर माइनस ए कोस थीटा, तो ये आपके पास हो गया आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है जी। और ये आपके पास हो जाएगा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है जी। थोड़ा गलती क्या हुई है ध्यान से देखो, जो माइनस का चार्ज था वो मैंने ए पे लिया हुआ है और माइनस मैंने ले लिया बीपी के साथ, ठीक है जी। तो थोड़ा यहाँ पे इन्वर्स करना है सिर्फ आपको, वो क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस चार्ज ले लेना है इसके साथ, और कुछ नहीं है। और बाकी जो है वो यहाँ पे ये प्लस चार्ज लेना, तो वी बी माइनस वी ए आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, इसके आगे यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे यहाँ माइनस पुट कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले इसमें यहाँ पे ये माइनस आ गया, ये बीच में प्लस, यहाँ माइनस आएगा बीच में प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, ठीक है जी। बस यही चेंज करना था, मुझे लग रहा था कि शायद माइनस में ये बन रहा है आंसर, तो उसका रीजन ये था कि एक्चुअली में क्यू चार्ज जो ए पे पड़ा है ना वो माइनस वाला था, इस वजह से ऐसा हो गया था, माइनस इधर उधर शिफ्ट हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास माइनस आर प्लस ए कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आर प्लस ए कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो इसमें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस बार एग्जाम के अंदर आया था, याद रखना है इसको, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो गया आपके पास, तो v इक्वल्स टू के क्यू इंटू आपके पास बेटा बन जाएगा ये टू ए कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू टू आपके पास p होता है विच इज अवर डायपोल मोमेंट, के पी कोस थीटा अपॉन आपके पास ये बन गया एक्सप्रेशन इस तरह से, ठीक है जी। अब क्या होता है, ये पी पॉइंट जो आपने लिया था ये एट एनी पॉइंट है, मतलब ना तो एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल पे है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सियल लाइन पे अगर पोटेंशियल निकाले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या इक्वेटोरियल लाइन पे अगर पोटेंशियल निकाले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आप क्या करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस v को ही, अगर मैं इस v को ही यहाँ पे लिख दूं दैट आई वांट टू फाइंड v एक्सियल, तो v एक्सियल के लिए आपके लिए क्या करना है,
आपने पुट कर देना है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि ये डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो एक्सियल लाइन पे आ जाएगा इधर पी पॉइंट, तो थीटा उसके लिए 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 पुट करने पे के पी कोस 0, तो ये हमारे पास के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है जी। हाँ, अगर ये हो जाए इक्विटोरियल के लिए, इक्विटोरियल का मतलब ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये इक्विटोरियल लाइन है। अच्छा, ये सारी जा सकती है कहीं पे भी, जैसे एक्सिस इधर भी हो सकती है, इधर भी जा सकती है, वैसे ही इक्विटोरियल लाइन सारा जा सकता है। तो इसके लिए जो आपके पास देखो ध्यान से बेटा, थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके लिए थीटा एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अगर आप इक्विटोरियल लाइन पे पोटेंशियल लेंगे तो ध्यान से देखिए, जब पुट करेंगे यहाँ पे कोस थीटा, थीटा 90, तो थीटा 90 के लिए कोस 90 0 होता है, तो सारे के सारी वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्विटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और एक्सियल के ऊपर होता है, अराउंड और किसी पॉइंट पे भी हो सकता है, बट एक्सियल और इक्विटोरियल को कंपेयर करें तो एक्सियल पे जरूर होता है, बट इक्विटोरियल पे 0 हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये बेसिक सा रिलेशन है बिटवीन ई एंड बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन है। सिंपल सा इसमें आपके पास डायग्राम आ जाएगा। सपोज हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के आसपास उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने ये देखा था, अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को लेके आते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज डी आर, डी आर हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, ए से बी लेके आने पे ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल है, सपोज उसको वी ए नाम दे देंगे। ए पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने वी ए नाम दे दिया, ठीक है, वी ए। बी पॉइंट पोटेंशियल को मैंने वी बी नाम दे दिया, ठीक है। हमने अभी किया, आप जिस चार्ज को लेके आते हैं प्लस क्यू चार्ज के आसपास, जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं, वो चार्ज आपके पास होता है क्यू नोट। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें बी पॉइंट जो है प्लस क्यू के नजदीक है, मतलब उस पर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, ए पॉइंट दूर है, उस पर पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो करते क्या है, सपोज वी बी पे जो पोटेंशियल है वो हो गया वी प्लस डी वी, वी पोटेंशियल है, लेकिन उसमें कुछ ऐड हो गया, एक्स्ट्रा ज्यादा पोटेंशियल है बी पॉइंट पे। वी ए पॉइंट का पोटेंशियल आप लेट कर लो, वी इक्वल्स टू आपके पास हो गया डब्ल्यू बाई क्यू नोट, ठीक है। और ये जब इसको आप कैंसिल करेंगे आपके पास बन जाएगा dv इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब वर्कडन ले लेते हैं। वर्कडन के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला था, एफ डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डी आर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन ये होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज हम कर सकते हैं, एफ डी आर, एफ डी आर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये मैंने वर्कडन की जगह लिया, ठीक है। हम एफ की जगह एक और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्यू नोट ई, फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है क्यू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, ई और डी आर के बीच के आपके पास जो एंगल है बेटा वो 180 डिग्री है, तो ई डी आर आपके पास हो गया कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर। तो जब ई निकालेंगे दैट विल बी माइनस dv अपॉन डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये रिलेशन होता है, और बेटा ये जो टर्म होती है इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। माइनस साइन किस लिए आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल 180 बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट वर्क डन कर रहे हैं ना, फोर्स रिपेल कर रहा है, हम उसके अपोजिट वर्क डन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो यानी कि सेम हो, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोला जाता है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन नहीं होता एक चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। उसके लिए क्या होगा, देखो हमारे पास अभी हम वर्क डन के फॉर्मूला कर रहे हैं, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है दैट क्यू नॉट ई डी आर, वो भी ले सकते हैं। उससे पहले एक चीज और चीज ले लेते हैं,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हमारे पास होता है वो होता है VB माइनस VA। ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम अभी बात ये कर रहे हैं कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इसका मतलब VA किसके इक्वल होना चाहिए? VB के। कोई ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पॉइंट पोटेंशियल सेम हो। वैसे अभी हम बात करें तो ये डायपोल था, डायपोल का अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो उसके सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है तो सेम ही वैसे ही जीरो है वो, ठीक है। तो कोई ऐसा सरफेस अभी बताऊंगा कि वो सरफेस कैसा हो सकता है, अभी आएगा हमारे पास। तो VA इक्वल्स टू VB, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास W बाई क्यू नोट बन जाएगा जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करने पे वर्क डन इज जीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। उसके लिए क्या करते हैं, अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा, क्यू नोट E dr cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। सपोज हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, थीटा 180 आ गया। लेकिन अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि आपके पास जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इससे ये क्या पता चलता है, अगर वर्क डन जीरो है तो क्यू नोट E dr cos थीटा इसके इक्वल होना चाहिए जीरो के। इसका मतलब मैं सबको अगर इधर ले जाऊं राइट पे, सारे जीरो बन जाएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, cos थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री थीटा बना, थीटा एंगल था E और dr के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस तरफ डिस्टेंस मूव हो रहा था दोनों के बीच में थीटा एंगल था। तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, इसका मतलब E जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू dr, और dr जो है वो एक डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। Equipotencial surfaces are close together in the region of strong field and further apart in the regions of weak field. जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हो जाते हैं। अभी ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। लास्ट है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये आपके पास जो डायग्राम है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो है वो ये डायग्राम आपके पास एक प्लस चार्ज का है, ये जो एरो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डॉटेड नजर आ रहा है जैसे ये प्लस चार्ज है, ठीक है। इस प्लस चार्ज के आसपास ऐसे ऐसे डॉटेड नजर आ रहा है। ये जो डॉटेड है ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इस सरफेस का डिस्टेंस इसके प्लस चार्ज से हर एक डायरेक्शन में सेम है। तो अगर हम के क्यू बाई आर फॉर्मूला लें, तो अगर आर बेटा कांस्टेंट है, क्यू तो वही है, के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो इस सारे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि के क्यू बाई आर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, हर एक डिस्टेंस पे मतलब उसके चारों तरफ, जरूरी नहीं एक सर्कल में, उसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के हैं, ये राइट साइड पे आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल के हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये आपके पास है, इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। उसके बाद अगर दो पॉजिटिव चार्ज सेम हो जाएं तो उसका आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से आता है। देखो ना, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो गए, ठीक है। राइट साइड पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है। और अगर डायपोल की बात करें, डायपोल के डायग्राम को ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिस वजह से बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है, और आइदर साइड पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो दूर दूर है, ठीक है। आइदर साइड पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है। ये सारा आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और नीचे आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जाता है तो उसका जो इक्विटोरियल प्लेन होता है, मतलब परपेंडिकुलर इक्विटोरियल प्लेन होता है, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है इक्विटोरियल प्लेन, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब इक्विपोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं, और ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है जो भी हमने किया था। हमारे पास एक फॉर्मूला था वर्क डन का, क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या है कि सपोज आपके पास ना
ये टेस्ट चार्ज था। आप इस टेस्ट चार्ज को एक जगह पे लेके आए, वहां पे पहले से एक चार्ज पड़ा हुआ है कोई और, हमने अभी देखा था, ठीक है। एक क्यू चार्ज पड़ा था, इस क्यू चार्ज के पास आप क्यू नोट लेके आए और इसको इसके अराउंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने रख दिया आर, ठीक है। तो क्यू नोट जहां पे रखा वहां पे इस क्यू चार्ज का अपना एक पोटेंशियल भी होता है। पोटेंशियल भी तो लिख लिया हमने, लेकिन उस पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम निकाल चुके हैं। और आर डिस्टेंस पे क्यू का जो पोटेंशियल होता है दैट इज के क्यू बाय आर। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें वर्कडन क्या हो जाएगा, क्यू नोट के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे वर्कडन का जो फॉर्मूला बना दैट इज के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर। तो अगर आप दो चार्ज आपके पास दिए हैं, एक क्यू है एक क्यू नोट है, उसमें वर्कडन इतना होता है, इसी वर्कडन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास यू बना के क्यू नोट क्यू डिवाइडेड बाय आर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्योंकि इसके अंदर दो चार्जेस थे, वो अलग बात है, हम एक चार्ज को एक दूसरे चार्ज के पास लेके आए, लेकिन सिस्टम के अंदर दो चार्ज हो गए, तो दो चार्ज का जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो के इंटू क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर बन जाएगा, दो चार्जेस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास तीन चार्जेस हो जाए तो किस तरह से होगा, ठीक है। आमतौर पे ये ट्रायंगल में ज्यादा इसका आता है, तो हम कोई ट्रायंगल ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आपके उन सारे ट्रायंगल इक्विटोरियल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास इक्विटोरियल तो चलो परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर हमारे पास ऐसी ट्रायंगल भी नहीं है कोई जिसकी सारी साइड जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो अगर हम कोई तीन चार्जेस यहाँ पे ले लेते हैं, Q1 Q2 एंड Q3, तीन चार्जेस हैं, ठीक है। आपने सीधा इसका फॉर्मूला क्या याद रखना, आपने पेयर में लेना है। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस r12 है, इनके बीच में r23 हो गया, यहाँ पे r23 हो गया, यहाँ पे r13 हो गया। आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल इनको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पेयर में लेना है। पहले नीचे वाला पेयर ले लो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r12 प्लस, फिर इधर वाला पेयर ले लो, के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय r23 प्लस, फिर इधर वाला पेयर ले लो, के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय r13, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद सपोज आपके पास ये एक कोई फोर साइड की शेप है, रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। मैं इसमें सिंपल शेप ले रहा हूँ जिसके सपोज डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, वैसे ले रहा हूँ। सपोज आपके पास ये r12 हो गया, आपके पास r23 हो गया, आपके पास r34 हो गया, आपके पास r14 हो गया, ठीक है। आप फॉर्मूला चाहिए इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास के इस तरह से, प्लस आपके पास के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय r23 प्लस आपके पास के Q3 Q4 डिवाइडेड बाय r34 प्लस के Q1 Q4 डिवाइडेड बाय r14, ठीक है। लेकिन यहीं पे काम खत्म नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे डायगोनल वाले भी लेने हैं आपको, ये वाले चार्जेस भी लेने हैं। तो जब 4 पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे, ये आपके पास 4 पॉइंट चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस। ये आपके पास कितने थे, 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो प्लस आपके पास जो डायगोनल या अपोजिट है वो भी आपने लेने हैं। सपोज ये डिस्टेंस r24 हो गया, ये डिस्टेंस आपके पास r13 हो गया, 103 था, ठीक है। तो k Q1 Q3 डिवाइडेड बाय r13 प्लस k Q2 Q4 डिवाइडेड बाय r24, ठीक है। तो इस तरह से टू चार्जेस का, 3 पॉइंट चार्जेस का और 4 पॉइंट चार्जेस का आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 3 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आपके पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर सपोज तीन चार्जेस पड़े हुए हैं, इधर माइनस क्यू है, बीच में आपके पास प्लस क्यू है और इधर आपके पास माइनस क्यू है, इक्वल डिस्टेंस में पड़े हैं, ये भी आर है ये भी आर है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन द फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया 3 पॉइंट चार्जेस वाला, वो आपने याद रखना है, ठीक है। आपने याद रखना है उसको, आप इसको Q1 चार्ज नाम दे दो, सपोज इसको आप Q2 नाम दे दो, इसको आप Q3 नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे आपने r12 ले लिया, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने r23 ले लिया, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने
R13 ले लिया, जो अभी हमने किया था सिंपल वही फॉर्मूला, U इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक है, इस तरह से बस आपके पास जो चार्जेस है उनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। यहाँ पे Q1 मैंने माइनस क्यू लिया हुआ है, ध्यान से देखो Q1 मैंने माइनस क्यू लिया हुआ है, तो के माइनस क्यू, Q2 आपके पास कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है वो R हो गया, प्लस Q1 Q3 के बारे में थोड़ा ध्यान देना, Q1 Q3, दिस इज Q1 दिस इज Q3। ठीक है, तो एक आपके पास माइनस क्यू है, ये दूसरा भी आपके पास माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो आपके पास बन जाता है बेटा यहाँ पे 2R। Q2 Q3 ध्यान से देखें, Q2 Q3 कैपिटल क्यू, उसके बाद माइनस क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो आपके पास बन जाएगा R। ठीक है जी, थोड़ा ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है आपने। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसको जीरो पुट कर दो, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब रेशो निकालनी हमने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की। ठीक है, तो माइनस ये वाला लेफ्ट पे लेंगे तो प्लस में आ जाएगा 2K। अच्छा बेटा ये प्लस में आना था, माइनस माइनस ये प्लस में आना था, तो ये दोनों जो जिनको मैं टिक लगाया इनको लेफ्ट पे ले लो आप, माइनस के थे प्लस में आ जाएंगे, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जी, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R हो गया। अब जिसमें जो कैंसिल होना है उसको आप कैंसिल कर दे जल्दी से। ठीक है, आपने एक क्यू इधर, एक क्यू कैंसिल हो गया, के आपके पास कैंसिल हो गया, इधर आर कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आपके पास बचा 2Q, इधर आपके पास बचा बेटा हमारे पास Q/2। तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की जो रेशियो बनेगी दैट विल बी 1:4, 1/4 इनकी रेशियो जो आपके पास आ जाती है। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास है बेटा 3 पॉइंट चार्जेस। अब ये 3 पॉइंट चार्जेस तीनों एक ट्रायंगल की तीनों साइड पे पड़े हुए हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो आपने क्या करना है, क्वेश्चन ये है 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों की साइड जो है वो सेम है। ठीक है, आपने यही करना है काम। इसको सपोज आपने Q1 ले लेना है, इसको सपोज आपने Q2 ले लेना है, इसको आपने Q3 ले लेना है। ठीक है जी, तो पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। Q2 Q3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सभी के इक्विलेटर ट्रायंगल है तो जो साइड है वो इक्वल है, सपोज ये एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये एल हो गया। तो पहले जो वर्टिसेस पे उनका आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, देखते हैं क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है, के तो बन जाएगा आपके पास 2Q माइनस 3Q डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, उसके बाद प्लस, पहले मैंने Q1 Q2 लिए, उसके बाद माइनस 3Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, प्लस ये आपके पास प्लस में आ जाएगा 2Q एंड क्यू, 2Q एंड क्यू डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो U इक्वल्स टू ये आपके पास बन जाएगा -6K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये आपके पास बनेगा -6 आना था, ये आपके पास बनेगा -3K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, प्लस ये बनेगा 2K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो U इक्वल्स टू ये आपके पास बनेगा -7K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये तीनों वर्टिसेस में पड़े हुए हैं। इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट, अगर इन तीनों चार्जेस को मिड पॉइंट पे लेके आया जाए, ए को A1 पे ले आए, बी को B1 पे लेके आया जाए, सी को C1 पे लेके आया जाए, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू द न्यू लोकेशन। ठीक है जी, तो पहले तो जब वर्टिसेस पे पड़े थे हमारे पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले जो वर्टिसेस पे पड़े हैं इतनी है, और अगर इस तरह से इस शेप में आपके पास आ जाते हैं, बीच में शेप दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास A1 आ गया, मतलब प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे सपोज आपके पास आ गया +2Q चार्ज, यहाँ पे आपके पास आ गया -3Q चार्ज। जो डिस्टेंस है बेटा इसमें वो हाफ हो जाएगा L/2 L/2 एंड L/2। ठीक है, अब डिस्टेंस को जब हम करेंगे तो हमारे पास जो भी इसमें आंसर बनेगा, बाकी मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो भी आंसर बनेगा आपके पास बेटा ऐसे बनेगा -6K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L/2, -3K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L/2, +2K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L/2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -12 बाय L, ये आपके पास हो जाएगा 6
ठीक है, प्लस ये आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास -14 बनेगा बेटा, -14। ठीक है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। हाँ, ये है, ये आपके पास जो चल रहा था यू, और इसको आप नाम दे दो यू डैश। ठीक है, तो जो वर्कडन होगा यू डैश माइनस यू करेंगे तो आपके पास -14 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस ये आपके पास प्लस बन जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, तो ये बनेगा -7 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है जी, किस तरह से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं आपने देख लिया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा होमवर्क है, इसको आपने करने की कोशिश करनी है। इसमें 4 पॉइंट चार्जेस दिए हैं और मैंने बोला था उसमें आपको डायगोनल वाले साइड भी लेनी है, तो इसको आपने ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बेटा, अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है, देखो अभी क्या था, आप जब एक क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो वहां पे पहले से आपके पास एक अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्कडन जो है वो करना पड़ता है। तो एक क्यू चार्ज जो है वो वहां पे एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अगर हम कहें कि जहां पे हम चार्ज लाके रख रहे हैं, अब क्यू चार्ज जो है वो भी तो आया होगा वहां पे कहीं ना कहीं से, हमने अभी कंसीडर किया था कि वो वहीं पे पड़ा हुआ है। अब क्या कंसीडर करते हैं, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, कोई एक चार्ज लेके आते हैं, कोई एक चार्ज लेके आते हैं, जुड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जब इस क्यू चार्ज को मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं, मतलब इसका अपना नहीं है, किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए मुझे वर्कडन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे वर्कडन करना पड़ेगा, सपोज ये Q1 चार्ज, मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके किसी पॉइंट पे लाके रख दिया, सपोज ये पॉइंट था मेरे पास, कोई ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा अपना कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है, मैंने लाके रख दिया। वर्कडन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज में लेके आया सपोज Q1, पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ए पॉइंट पे, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पोटेंशियल होता है। सपोज उस पोटेंशियल को मैंने नाम दे दिया VR1। पोजीशन है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पे Q1 रखा वहां पे V पोटेंशियल है। अब मैं एक दूसरा चार्ज लेता हूँ बेटा, सपोज Q2, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। मैं इसको लेके आता हूँ और इस बी पॉइंट पे लाके रख देता हूँ, वर्कडन करना होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना। एक वर्कडन तो वही करना होगा कि इस बी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पोटेंशियल होगा, जहां पे Q2 लाके रख दिया, तो Q2 को लेके आने पे बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है वो हो गया VR2। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे पोटेंशियल होगा, वर्कडन हो गया। लेकिन जब Q2 को लेके आ रहे हैं ना बेटा, तो पहले से Q1 भी वहां पे पड़ा हुआ है, तो दो फील्ड हैं जिनके अगेंस्ट वर्कडन करना पड़ सकता है। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से था, और एक Q1 के आने के बाद उसका अपना फील्ड भी तो है। तो जब एक Q1 के अगेंस्ट वर्कडन आएगा, Q1 के अगेंस्ट, उसको भी W2 डैश नाम दे देते हैं इसको, Q1 के पोटेंशियल के कारण जो वर्कडन होगा उसके लिए Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1 होगा। पोटेंशियल ऑफ Q1 कितने डिस्टेंस पे, जितना इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस हो गया R1। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ Q1 आपने ले लेना है, तो W2 डैश इक्वल टू Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1 हो गया K Q1, और जितना डिस्टेंस पे B है R12। अब तीनों को आपने ऐड कर देना है, टोटल वर्कडन W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये जो टोटल वर्कडन है बेटा, ये याद रखना है, ये तब है जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस को रखते हैं, तब ये वर्कडन आपके पास आता है। इसी वर्कडन को आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं, इसी वर्कडन को आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, कैपेसिटेंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काफी ज्यादा यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। कैपेसिटेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वैसे आपके पास वो बेटा होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स लेते हैं, प्लेट्स का मतलब बेटा ये दो शीट्स होती हैं। ठीक है, इस तरफ हम शीट्स के ऊपर प्लस चार्ज लेते हैं, याद हमें गोजी फॉर्म के एप्लीकेशन से। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा बाय अपसाइलन नोट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो डिस्टेंस होता है आपके पास D होता है,
इस प्लेट का एरिया जो है वो ए होता है। ये शीट है एक तरह की, आप चाहें इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस तरह से आपने दो शीट जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जो है वो रखी हुई है, ऐसे दो शीट एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का ये बेसिक फॉर्मूला, लेकिन इससे आगे जाएंगे कैसे, देखो हमारे पास पोटेंशियल लेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अभी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डिस्टेंस जो है वो डी है। ई की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है इनटू डी आ गया। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, हमारे पास क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसको अब पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसमें चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू ले सकते हैं। इसमें चार्ज आप कैपिटल क्यू ले लें, क्योंकि मैंने ऊपर कैपिटल क्यू ले लिया था। तो सी निकालेंगे बेटा, क्यू डिवाइडेड बाय वी आएगा। क्यू डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू डी, अच्छा क्यू बाय ए भी तो आना था। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, तो क्यू डी और ऊपर हमारे पास चला जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू बनेगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हमारे पास वैक्यूम है यानी कि खाली जगह है, तो इसका कितना कैपेसिटेंस होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, ए एरिया होता है, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, सिंपल है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू बनानी है, बस सिग्मा मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है वो इसमें यूज कर देनी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस और सिग्मा प्रीवियस, बस वो दोनों आपको यूज करनी। उसके बाद अब ये बेटा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है इसमें, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, यानी कैपेसिटर की दो शीट्स हैं, इधर प्लस चार्ज है, इधर हमारे पास ये माइनस चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा हमारे पास होता है डी। हम इसके बीच में एक मीडियम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने पढ़ा हुआ है पहले इसके बारे में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में हमने रख दिया। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जितने डिस्टेंस पे है, डाइलेक्ट्रिक जो है ये वाला इतना, ये हमारे पास बेटा आ गया टी, जितने पे डाइलेक्ट्रिक है। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, इधर उसका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, जो वैक्यूम का है, ई नोट होता है, वो डी डिस्टेंस पे था। ठीक है, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता है ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो सिर्फ इस स्लैब के बीच में है, स्लैब के बीच में है। तो अगर मैं यहां से सबसे पहले पोटेंशियल निकालूं, क्योंकि पोटेंशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो मुझे सबसे पहले वी की तरफ जाना पड़ेगा, वी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो V निकालते हैं सबसे पहले। V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और अलग अलग डिस्टेंस पे, वो आपको याद रखना है। तो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था पहले पूरे डिस्टेंस पे था, सारा फैला हुआ था, अकेला था। बीच में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इसकी जो वैल्यू है जिस डिस्टेंस पे थी, वो डिस्टेंस कम हो गया। अब ये कितना कितना बचा है, डायग्राम में देखें ध्यान से, कितना कितना बचा है, सिर्फ ये यहाँ पे और यहाँ पे बचा है, इस दोनों पोर्शन पे बचा है। अब टोटल डी था, उसमें से स्लैब माइनस कर दे, जिसकी जितना उसका डिस्टेंस है, जितनी उसकी थिकनेस है, तो वो बाकी जगह पे बचा, तो वो जितनी जगह पे बचा दैट इज डी माइनस टी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वो कितने डिस्टेंस पे है, देखें डायग्राम में, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और जितने डिस्टेंस पे है दैट इज टी, तो वो भी बनेगा हमारे पास ई इंटू टी। बेटा बेसिक फॉर्मूला, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने डिस्टेंस पे है वो आपने ले लेना है। अगर वैक्यूम था तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से दो फील्ड आते हैं, एक वैक्यूम की, क्योंकि हमने अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा फिल नहीं किया है, पूरी जगह पे फिल नहीं किया है, बीच में किसी जगह पे फिल किया है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो अब यहां से थोड़ा और आगे चलेंगे, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये जो था मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड था स्लैब के अंदर, इसको वैक्यूम के साथ रिलेशन लेंगे तो ई नोट बाई के होता है। तो ई नोट बेटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास बनेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के बनेगा। ई नोट की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होती है डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा अभी मैंने बोला था चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल, लेकिन मुझे निकालना है कैपेसिटेंस, तो सी मेरे पास कैपेसिटेंस आता है, चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन
पोटेंशियल, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें क्यू और डिवाइडेड बाय मेरे पास वी की वैल्यू में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्यू नीचे आ जाएगा, साथ में डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा, क्यू से क्यू कैंसिल, बेटा ये बन जाता है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन थोड़ा और इसको मॉडिफाई करें तो क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से, जो हमारे पास नीचे है सारा उसके अंदर आप डी कॉमन ले लें। डी कॉमन लेने का मतलब वन माइनस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, अंदर वाले सबको डी से डिवाइड कर दो। पहले डी कॉमन लिया, डी को डी से डिवाइड करेंगे वन, फिर टी को डी से डिवाइड करेंगे, फिर टी बाई डी के, मतलब कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये कैपेसिटेंस था विद वैक्यूम जो भी किया था हमने। तो C इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय वन माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे टी जो है वो स्लैब की थिकनेस है, डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स। लेकिन अगर इसमें एक और काम करें, क्या काम करें, देखो ध्यान से, इफ स्पेशल केस, इफ टी इक्वल डी पुट कर दें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, पूरी की पूरी जगह स्लैब से भर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर दिया पूरी की पूरी जगह, तो वन माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई डी के, तो देखो ध्यान से, ये भी वन हो गया, ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, ये भी वन हो जाएगा, यानी कि सी नोट डिवाइडेड बाय वन बाय के बचेगा, तो के ऊपर ले जाओ के सी नोट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी सी, सिंपल कैपेसिटेंस आपके पास सी बनेगा, ठीक है, सी नोट बनेगा, सी नोट विद वैक्यूम। लेकिन अगर बीच में पूरा को पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो न्यू कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी के सी नोट, पूरी पूरी डाइलेक्ट्रिक भर दी। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कम है तो क्या होगा, वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आपने चलाना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप टी को जितना चाहे पुट कर सकते हैं, आप पुट करके देना, आप टी को डी बाई टू पुट कर सकते हैं, आधी भर दी, ठीक है। आपने सपोज टी को थ्री डी बाई फोर पुट कर दिया तो क्या आएगा, ये आपके पास केसेस बन जाते हैं और ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, इनको ट्राई करके देखना आपने, समय हुआ तो आज मैं जरूर इनमें से एक आधा तुम्हें करा दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या है, जैसे ग्रुपिंग होती है कि जब आप कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस या कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर चार्ज या एनर्जी स्टोर होती है। हमारे फैंस के अंदर हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, स्पेशली चाहे आपके रेफ्रिजरेटर की है, चाहे आपके एसी की मोटर है, चाहे आपके फैन की मोटर है, सब के अंदर ये कैपेसिटर यूज होता है। और आपको पता है कि अगर फैन की स्पीड स्लो हो जाती है तो आपको कैपेसिटर को चेंज करना पड़ता है, उसको हम आम भाषा में कंडेंसर भी बोल देते हैं, कंडेंसर कह देते हैं आम भाषा में। तो कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है, तो जब इनको लगाया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तो कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। जैसे 10th में तुमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज एंड पैरेलल, वैसे ही कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन होता है सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले इसका हम सपोज जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लें उसका रिजल्ट कैसे होता है, जैसे आपके पास ये कैपेसिटर की ना दो प्लेट्स को शो करके उसका सिंबल ये बन जाता है। ये तीन कैपेसिटर सपोज आपके पास सीरीज में लगा दिए हमने, ठीक है। इन तीन कैपेसिटर को जब सीरीज में लगाएंगे, सपोज आपने जो टोटल वोल्टेज दी, इनको टोटल पोटेंशियल दिया, वो हो गया V, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सपोज ये V1 V2 एंड V3 हुआ, लेकिन चार्ज तीनों का सेम रहेगा, चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक है। सपोज पहले का कैपेसिटेंस आप लेट कर लेते हैं यहाँ पे C1, पहले का कैपेसिटेंस हो गया आपके पास C1, दूसरे का C2 हो गया, तीसरे का आप C3 हो गया, ठीक है। अभी जो पोटेंशियल था वो डिवाइड हो गया, तो आपके पास V जो है दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 है। फॉर्मूला था सिंपल फॉर्मूला, Q इक्वल टू सी भी होता है, यहाँ से V निकालेंगे दैट विल बी Q बाई सी हो जाएगा। तो ये Q बाई सी हो गया, ये Q बाई C1 हो गया, ये Q बाई C2 हो गया, ये Q बाई C3 हो गया, ठीक है। Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ, मतलब आप इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे। ये जो वन बाई सी आता है बेटा, ये सी को आप नाम दे दें सी एस, कैपेसिटेंस इन सीरीज, C2 प्लस ये C3, ठीक है। तो सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे हैं दो तीन चार पांच कितने भी, तो आप उनका रिजल्टेंट इससे निकालेंगे,
उसके बाद अगर आपके पास पैरेलल में आ जाते हैं कैपेसिटर, अब पैरेलल में कैसे आते हैं, आपको ने ग्रुपिंग पड़ी हुई है 10th क्लास, पैरेलल में इस तरह से आप कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं, ऐसे कैपेसिटर, इस तरह से कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ, इसको जो टोटल पोटेंशियल आपने दिया पैरेलल में, पोटेंशियल आपके पास बेटा सेम रहता है, टोटल पोटेंशियल विल रिमेन सेम, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, पता इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव, चलो बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज इसके ऊपर चार्ज हो गया Q1, इसके ऊपर Q2, इसके ऊपर नीचे Q3, लेकिन टोटल चार्ज जो आपके पास है वो Q ही है, क्योंकि चार्ज जितना आप सप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, चार्ज रिमेन कंजर्व, हमें पता है इस चीज का। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q की जगह पुट कर दें CV इस तरह से, ठीक है। V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा बेटा आपके पास, और C को आप CP नाम दे सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर सीरीज में लगे हैं तो आपने रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, पैरेलल में लगे हैं आपने डायरेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ये, इन ए नेटवर्क 4 कैपेसिटर ऑफ C1 C2 एंड C3 एंड C4, चार लगे हुए हैं, आज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसको सोल्व कैसे करना होता है, जो आपके पास वैसे ही तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके पास ये पैरेलल में नजर आ रहे हैं, पहले ही पैरेलल में है, तो आप पहले इसको पैरेलल में सोल्व करो, और पैरेलल में पता है आपको, आप इनको डायरेक्ट ऐड करोगे, आपके पास एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू आपके पास 3 माइक्रोफैरड है, तो 6 प्लस 3 यानी कि आपके पास हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, यानी कि तीन कैपेसिटर इस तरह से हो जाएंगे 12 4, और इन दोनों को मिला के आपके पास कितना बन गया 9 माइक्रोफैरड पैरेलल में। तो जब सीरीज में करेंगे बेटा, सीरीज में आपने इसको ऐसे करना है 1/12 प्लस 1/4 प्लस आपके पास आ जाएगा 1/9, ठीक है जी। तो आपके पास बेटा इसमें जो एलसीएम है वो आपके पास बन जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार इसका, सिंपल सा एलसीएम बनेगा आपके पास 36 एलसीएम बन जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 16/36, तो इसको अगर आप करें तो ये बन जाएगा 2 पे कर देते हैं, ठीक है जी। दिस इज 4/9, लेकिन ये 1/CS है, आपको CS निकालना है, तो CS की वैल्यू बनेगी आपके पास 9/4 माइक्रोफैरड, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन है कि किस तरह से आपने सीरीज में लेना है, किस तरह से आपने पैरेलल में लेना है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल है। आगे है, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये थोड़े अलग क्वेश्चन है। इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 इज 6 माइक्रोकूलम, इसका आपको चार्ज दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम, C1 का, सॉरी, जो C1 है वो आपके पास यहाँ पे, C1 आपके पास यहाँ पे, C1 जो है वो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4, सबसे पहले C3 एंड C4 का जो है वो चार्ज आपको इसमें निकालना है। तो बेटा पता है इसको सोल्व कैसे करना है, तो हम इधर से चलते हैं, सपोज यहाँ पे C1 का चार्ज आपको दिया हुआ है, C1 का जो चार्ज है उसको आप Q1 लेट कर, आपके पास Q1 एक वैल्यू दी हुई है 6 माइक्रोकूलम के नाम से, इसके इससे आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, जो टोटल पोटेंशियल है वो आप 8 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने सर्कल के अंदर लिया हुआ है, इन दोनों को सेम वोल्टेज मिल रही है, 8 नहीं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होके आएगी, पर ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगी। आप Q1 की वोल्टेज निकाल लेते हैं पहले, V1, ठीक है। V इक्वल्स टू Q/C होता है, क्योंकि C इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो अगर V निकालेंगे, यहाँ पे V निकालेंगे, दैट विल बी Q/C हो जाएगा, ठीक है। 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है आपके पास, और C1 कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 3 है, C1 कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहां से C इसका हम जब निकालेंगे तो वोल्टेज बेटा हमारे पास बननी चाहिए 2 माइक्रोकूलम, C का 3 आ गया, 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू, देखो 2 इंटू 10⁻⁻6, नीचे भी -6 आएगा, तो कैंसिल हो गई, वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2 वोल्ट, ठीक है। ये V1
जो वोल्ट आई है V1 की वोल्ट आई है, लेकिन जो V1 की वोल्ट है ना, यही हमारे पास V2 की वोल्ट होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में, यही V2 की होगी क्योंकि दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो इसको भी 2 वोल्ट मिलनी चाहिए, तो इसका चार्ज मुझे निकालना है। सबसे पहले चार्ज इसका निकालेंगे ताकि बाकियों की तरफ भी जाया जा सके, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा हमारे पास फोर्स, दिस इज Q2, ठीक है। इसका चार्ज निकालेंगे, C2 इंटू V1 लिया, V1 एंड V2 दोनों सेम है, मैंने अभी बोला C2 इंटू V1 लिया। C2 की वैल्यू आपके पास 6 माइक्रोफेरेड है, 6 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, और जो V1 है वो आपके पास 2 है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, C1 C2 दोनों पैरेलल में है, दोनों की वोल्टेज सेम होगी, तो आपके पास बन जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 12 माइक्रोकूलम। जो वैल्यू यहाँ पे आपके पास बेटा आई है दैट इज 12 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। हाँ, अब देखो ध्यान से बेटा, Q2 के ऊपर हमारे पास चार्ज आ गया 12 माइक्रोकूलम, और Q1 का चार्ज बेटा हमारे पास दिया हुआ था 6 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 Q2 यानी कि C1 C2, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया है 12 और 6 दैट इज 18 माइक्रोकूलम। ध्यान से समझना, देखो ये 3 कैपेसिटर आपके पास लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास भी 4 थे, यहाँ पे आपके पास 2 है, ये 2 कैपेसिटर इस तरह से लगे हुए हैं। इसका अपना कोई चार्ज आ गया, इसका अपना कोई चार्ज आ गया, इन दोनों को मिला के हमारे पास जो चार्ज आ गया इन दोनों को मिला के दैट इज 18 माइक्रोकूलम। इसका मतलब अब ये तीनों सीरीज में है, अगर ये तीनों सीरीज में है तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए, यानी कि इसका भी 18 माइक्रोकूलम होना चाहिए, इसका भी 18 माइक्रोकूलम होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर, यानी कि ये हमारे पास बेटा था C4, ये हमारे पास है C3, तो C3 और C4 के ऊपर भी चार्ज कितना होगा, 18 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। हमने देखो किस तरह से निकाला है, C1 का दिया हुआ था, उससे हमने C2 की तरफ गए, और जो C2 का होगा C1 के साथ ऐड करके टोटल होगा, वो बाकियों को भी मिलेगा क्योंकि उनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या करना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज। C3 और C4 की हमने एनर्जी निकाल लेनी है, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है बेटा, सॉरी दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास आया था 9 माइक्रोफेरेड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला U इक्वल्स टू, अच्छा अभी मैं 3 फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, उनकी ना डेरिवेशन नहीं है, वो सिर्फ आपको एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूला बेटा याद रखने हैं, उनकी डेरिवेशन नहीं है। वो 3 फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप अपने कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो आपके पास U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वेयर होता है, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बाई 2C होता है, और तीसरा आपके पास क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये 3 फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनको भी आप जो है वो कर सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इनके डेरिवेशन तो है नहीं है वैसे, पर इनको आपने याद करना। तो यहाँ पे आपने C3 और C4 का, C3 C4 का, और यहाँ पैरेलल वाले का बेटा इन दोनों का निकालना है, C3 एंड C4 जो सीरीज में है। चलो C3 C4 सीरीज में है, पहले इनकी एनर्जी निकालने के लिए इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। C3 की वैल्यू हमारे पास है बेटा, C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, C4 की 12, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज C2, सॉरी C4 है, ये C4 12 है, C4 इज 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इनका पहले सीरीज निकालनी है आप। अच्छा, एक और काम हो सकता है, चाहे तो आप पहले इनके CS निकाल लें, फिर दोनों को जो वोल्टेज मिल रही है वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैंने अभी बोला आपके पास 3 फॉर्मूला है, आप कन्वीनियंटली कोई सा भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। आपको अभी इनका चार्ज मिल गया, दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। तो अगर आप इनके कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, दोनों का अगर आप निकालना चाहिए तो पहले 1/CS तो निकालना पड़ेगा, पहले दोनों का फॉर्मूला ये ले लेते हैं, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2CS, ये लिख लो, सीरीज में है ना दोनों, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो CS निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले, 1/CS इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12, तो ये 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, तो CS जो है वो आपके पास बेटा 3 माइक्रोफेरेड बन रहा है, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्यू स्क्वायर जो इनका चार्ज आया था वो 18 माइक्रोकूलम था, 18 माइक्रोकूलम, तो 18 इंटू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻, इंटू 12 हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको लेफ्ट पे कर देता हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है, थोड़ा एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इसको कर देते हैं इधर, ठीक है, इसको कर देते हैं।
तो यू एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो ये 18 इंटू 10⁻⁻6 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय बेटा ये 2c एस था, तो 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे माइक्रोफैराड। 18 इंटू 18, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, एक कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये बनेगा 54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इस तरह से आप इसमें एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको एनर्जी निकालनी भी आ गई, इसके अंदर आपको चार्ज निकालना भी आ गया, इसके अंदर आपको पोटेंशियल निकालना भी आ गया। एक ही क्वेश्चन के अंदर सबकी मिली भुग से ये बन गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखने में सिंपल था लेकिन कैलकुलेशन काफी इसमें थी। ठीक है जी, उसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगेन आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर जो है वो लगे हुए हैं एक अरेंजमेंट में, देखने को लग रहा है कि सीरीज में लगे हुए हैं, बट ऐसा है नहीं है बेटा। ये जो है बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना सीखे तो कई चीजें आप सीख जाएंगे। ध्यान क्या देना आप, जहां पे बीच में देखो डायग्राम देखने में बड़ा सिंपल सा ऐसे जैसे लग रहा है सीरीज में है, लेकिन डायग्राम के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अलग है। जैसे ये देखो, ये क्या चीज यहाँ पे लगी हुई है, ऐसे ये क्या चीज यहाँ पे लगी हुई है। इस तरह के सर्किट को आपने रीड्रॉ करके देखना होता है, दोबारा ड्रॉ करके देखो, सोचो क्या हो सकता है इनमें। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है इसमें, ध्यान से समझना बेटा। In the figure given below, find the equivalent capacitance of the network between points A and B. ए और बी के बीच में जो भी आपको कैपेसिटर नजर आ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन को सोल्व करके नेट कैपेसिटेंस निकालने, नेट कैपेसिटेंस निकालने। उसके लिए क्या करना, देखो ध्यान से, ये पॉइंट आपके पास बेटा है ए, ठीक है, और यहां से एक वायर लेके आपने यहां पे कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब जो ए पॉइंट ये है, इस ए पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उसी पोटेंशियल पे आपके पास ये ए पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर इधर कहीं से कोई चार्ज जा रहा है, यहां से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो इन दो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं करेगा, वो यहां से चला जाएगा इधर से। ठीक है, मतलब इन दोनों कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, बाईपास कर दिया आपने सर्किट को। ए और ए, आप जब भी कैपेसिटेंस निकालते हैं आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट दिए होते हैं, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट थे। सपोज ये पॉइंट कुछ था, ये पॉइंट यहाँ पे कुछ था, इनके बीच में आप कैपेसिटर यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल दूसरे का भी होगा, क्योंकि वो ए से ही कनेक्टेड हो गया, तो वो ए ही पॉइंट बन गया। इसी तरह से अगर ये पोटेंशियल इधर ए है, इधर ए से आपने इधर कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट भी क्या बन गया, ए। ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप कोई भी सर्किट अपने घर में देखें तो वो एक ही पोटेंशियल पे हो, एक ही पोटेंशियल से काम चार्ज वहां पे फ्लो करे। चार्ज तभी फ्लो करेगा बेटा जब आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे C1 C2 C4 एंड C5 ये चारों पांचों ये चारों लगे तो हैं, लेकिन इनको लगाने के पीछे जब ये वायर इधर से ए वायर इधर गई चलेगी, ऊपर से ए वायर इधर चलेगी, तो इनका कोई औचित्य नहीं रह गया, यानी कि इनका कोई मीनिंग नहीं लगेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही कैपेसिटर काम करेगा, दैट इज C3। ठीक है जी, तो C3 यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो उतना होगा, दैट इज 4 माइक्रोफैराड। इतना, ये ध्यान देने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, जब चार्ज निकालेंगे तो चार्ज का फॉर्मूला भी Q इक्वल टू सी वी होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी आएगा, तो 4 माइक्रोफैरड इंटू हमारे पास 7 वोल्ट यानी कि 28 माइक्रो कूलम, ये आपके पास चार्ज बन जाएगा। उसके बाद तीसरा आपको निकालनी है एनर्जी। एनर्जी के लिए मैंने बोला था फॉर्मूला आप हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अच्छा, सी की जगह सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, सी की जगह सी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, इंटू वी स्क्वायर जो आपके पास पोटेंशियल है। सी इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरड था, 4 इंटू 10⁻⁻6, वी आपके पास 7 है, उसका स्क्वायर करेंगे आप 49। ठीक है जी, तो ये आपके पास जब इसको आप करेंगे सोल्व, दैट इज 98 इंटू 10⁻⁻6। इस तरह से आपके पास ये जूल में एनर्जी जो है वो आ जाएगी।
ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं, बाकी एक बाद में इसके ऊपर भी वीडियो एक अच्छा खासा बनाएंगे और इसमें उस तरह के क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। उसके लिए अब अभी मैं तुम्हें ये जो बता रहा था कि आपके पास ये कैपेसिटेंस वाला, इसको सॉल्व करते हैं अब इन दोनों चीजों। तो आपके पास ये फॉर्मूला था C इक्वल्स टू सी नोट, C इक्वल टू सी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन है, सपोज मैं टी को पुट कर देता हूं डी बाई टू। मैंने हाफ कैपेसिटर की प्लेट्स को जो है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस था उस हाफ को कवर कर दिया है स्लैब डाल के, और हाफ बाकी जो है वो बचा हुआ है वैक्यूम का। तो उसमें क्या होगा, इसमें आपको देखो, इसमें आपको पुट करना है, इसमें आपको C इक्वल टू सी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी की जगह आपने पुट कर देना है डी बाई टू डिवाइडेड बाई डी प्लस टी की जगह पुट कर देना है डी बाई टू डिवाइडेड बाई डी, और इसको ऐसे कर देना। ठीक है जी। अब अगला स्टेप में क्या रहेगा आपके पास, देख के ध्यान से, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, C इक्वल टू सी नोट, ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई 2k। ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम डायरेक्ट चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं आप इसमें। ठीक है। तो आपके पास एलसीएम आएगा बेटा इसमें 2k, पहले आपके पास आएगा 2k माइनस, ये आपके पास आ जाएगा k। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा +1। तो ये किस तरह से बना, देखिए, सी नोट डिवाइडेड बाई 2k माइनस k, यानी कि k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k। 2 के ऊपर ले जाओ, 2k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और साथ में आपके पास आ गया सी नोट। ठीक है जी। तो आपने ये देखा किस तरह से हम इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये कैपेसिटेंस को सॉल्व करने का आपके पास एक मेथड होता है। ठीक है। कि अगर आपके पास एक दिया हुआ है कैपेसिटर, उसके दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है, तो आप उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये उससे रिलेटेड आपके पास मेथड जो था वो इस तरह से हमने किया। ठीक है जी। तो बेटा आज के लिए इसमें इतना ही करेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और जो डेरिवेशंस हमने की हैं खासकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में वो इम्पोर्टेंट, और इसमें ये कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, इसके और तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए एक नई वीडियो बाद में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।